हेलो गाइस, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीडी इंस्टीट्यूट पर। तो जैसा कि मैंने इससे पहले 3 पार्ट बायोमोलिकुल्स चैप्टर 9 एनसीईआरटी क्लास 11 में बना चुका हूं। तीनों में अपलोड कर चुका हूं। पहले उसको देख लीजिएगा, फिर पार्ट 4 को देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस पार्ट 4 में हम क्या इंक्लूड करने वाले हैं। तो इस पार्ट 4 में हम लोग पॉलीसैकेराइड देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड्स को देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा हाँ, पॉलीसैकेराइड को देखेंगे, न्यूक्लिक एसिड को देखेंगे और नेचर ऑफ बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल्स उसको हम देखेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम पॉलीपेप्टाइड्स पॉलीसैकेराइड्स को देखें, व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? तो पॉली मीन्स मेनी, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। सैकेराइड मीन्स शुगर। तो यहाँ शुगर में हम लेंगे मोनोसैकेराइड लेंगे, ठीक है। तो पॉलीसैकेराइड जो है ये मोनोसैकेराइड का पॉलीमर्स होता है, ठीक है। मोनोसैकेराइड क्या है? तो मोनोसैकेराइड सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट शुगर मॉलिक्यूल्स होता है। तो पॉलीसैकेराइड में जो मोनोमर्स होते हैं, मोनोसैकेराइड, ये किस टाइप्स के मोनोमर होते हैं, इसी के आधार पर पॉलीसैकेराइड को 2 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट है होमोपॉलीसैकेराइड। इसमें एक ही टाइप का मोनोमर्स यूज करते हैं। अगर ग्लूकोज एज ए मोनोमर यूज कर रहे हैं तो ग्लूकोज ही होगा और दूसरा नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं इसको। सबसे पहले मैंने लिया स्टार्च। स्टार्च एक स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है और ये स्टोरेज पॉलीसैकेराइड प्लांट में पाया जाता है, ठीक है। तो प्लांट में ये फूड को स्टोर करके रखता है क्लोरोप्लास्ट में। इसका मोनोमर की बात करें तो इसका मोनोमर खुद ही एक पॉलीमर्स है, जैसे कि अमाइलोज, ये पॉलीमर्स है अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है। अमाइलोपेक्टिन्स की बात करें तो ये ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स है। क्या है ये? ब्रांच्ड चेन पॉलीमर्स है अल्फा डी ग्लूकोज का। अमाइलोज में सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है, लेकिन अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 भी होगा और अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी होगा। जैसे कि देखिए ये लीनियर चेन है और कहीं कहीं ब्रांच हो जा रहा है, ठीक है। तो ब्रांच हो रहा है, तो जहाँ लीनियर चेन है यहाँ तो 1,4 लिंकेज होगा, लेकिन जैसे ये ब्रांच, यहाँ जो ब्रांचिंग हो रही है, जैसे ये ब्रांच होगा इस ब्रांच पर अल्फा 1,6 लिंकेज आ जाता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे हो। ऐसा केस अमाइलोपेक्टिन में होता है, ठीक है। और ये अमाइलोपेक्टिन जो है ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है। ऐसे ऐसे हेलिकल फॉर्म्स में अमाइलोपेक्टिन अरेंज रहता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें, मतलब अगर स्टार्च हमारा सॉल्यूशन में है या नहीं है, या लोगों को पता चला कैसे कि स्टार्च है सॉल्यूशन में, तो स्टार्च आयोडीन के साथ अच्छा सा टेस्ट देता है। जैसे आयोडीन मॉलिक्यूल स्टार्च में डालोगे ना तो पर्पल कलर दिखाई देगा, तो ये कन्फर्मेटोरी टेस्ट है कि ये स्टार्च ही है। ये होता कैसे है? तो स्टार्च में अमाइलोपेक्टिन है, तो अमाइलोपेक्टिन इस तरह हेलिकल फॉर्म में होता है। जैसे ही आप आयोडीन डालोगे ना, ये आयोडीन इसी हेलिकल फॉर्म अमाइलोपेक्टिन में जाकर बैठ जाएगा, जिसके बैठने से एक पर्पल कलर दिखाई देना शुरू होता है, जो एक कन्फर्मेटोरी टेस्ट है किसका? इसी अमाइलोपेक्टिन का, कि स्टार्च है या नहीं है, ठीक है। दूसरा हम लेते हैं पॉलीमर सेलुलोज। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल में पाया जाता है, और इस सेल वॉल को ये सेलुलोज रिजिडिटी देती है, स्ट्रेंथ देता है। ये जो सेलुलोज है इसका मोनोमर होता है, सॉरी यहाँ गलती से लिखा गया है, ये बीटा डी ग्लूकोज होता है। बीटा डी ग्लूकोज इनका मोनोमर्स होता है, और एक बीटा डी ग्लूकोज दूसरे बीटा डी ग्लूकोज के साथ बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के साथ सेलुलोज में बंधा हुआ। इस तरीके से एक सीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है प्लांट के सेल वॉल में, और उनको रिजिडिटी दिया जाता है, ठीक है।
अगर हम आयोडीन के साथ सेलुलोज का टेस्ट करें, ये टेस्ट नहीं देता है क्योंकि सेलुलोज लीनियर चेन मॉलिक्यूल्स है, इस तरीके का हेलिकल चेन सेलुलोज नहीं है, इसलिए आयोडीन टेस्ट यहाँ पर फेल कर जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जाम्पल है इसमें, समझते हैं और एग्जाम्पल से। ग्लाइकोजन की बात करें तो ग्लाइकोजन आपका ब्रांच चेन पॉलीमर्स है, इसका मोनोमर्स है अल्फा डी ग्लूकोज। इसका लिंकेज किस टाइप का है, लीनियर चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज होगा, और जहाँ ब्रांचिंग होगा वहाँ अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिड लिंकेज होता है। तो इसकी लिंकेज सिमिलर है स्टार्च की तरह, जहाँ अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन है, बट ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, मतलब, और ये लीनियर चेन है। तो मान लो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचे हम, जैसी ग्लूकोज नंबर 1 से 30 तक पहुँचे, जैसी 30 ग्लूकोज का एक लीनियर चेन खत्म हुआ, फटाक से यहाँ पर एक ब्रांच हो जाएगा। फिर इसी तरह 30 के बाद ब्रांचिंग हो जाता है। बट अमाइलोपेक्टिन में क्या देखते हैं कि वहाँ पर 50, या जैसे कि देखिए शुरू में 50-100 ग्लूकोज का एक लीनियर चेन बन गया, उसके बाद ब्रांचिंग शुरू होता है। तो अमाइलोपेक्टिन में ब्रांचिंग कम होता है, ग्लाइकोजन में ब्रांचिंग ज़्यादा होता है, ये आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम क्वालिटेटिव टेस्ट की बात करें, मतलब हम ग्लाइकोजन के प्रेजेंस या एब्सेंस को टेस्ट करें आयोडीन के साथ, तो ये रेड कलर देता है आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन। अगर रेड कलर है तो ग्लाइकोजन हो गया, पर्पल कलर है तो स्टार्च हो गया। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। ये ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, ये ग्लाइकोजन ह्यूमन बॉडी में लीवर में ये ग्लाइकोजन ग्लूकोज को स्टोर्ड करके रखता है। तो ये स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी, जब भी हमें जरूरत पड़ेगी, खासकर फास्टिंग जब इंसान होता है, जब फास्टिंग में इंसान बैठता है, भूखा प्यासा बैठता है, तो यही ग्लाइकोजन धीरे धीरे टूट टूट के हमें एनर्जी देता है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। काइटिन की बात करें, ये काइटिन आर्थ्रोपोड्स में पाया, कहाँ पाया जाता है, आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में ये काइटिन मॉलिक्यूल्स पाया जाता है, उनको स्टेबिलिटी देता है। इनका मोनोमर्स है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामीन, लिंकेज है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इनुलिन की बात करें, इसका मोनोमर है फ्रुक्टोज, यहाँ पर लिंकेज है β14 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आगे बताएंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कैसे बनता है, नेचर ऑफ बॉन्ड से बता देंगे। इस इनुलिन का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जीएफआर को मेजर करता है। जीएफआर कहाँ, जीएफआर क्या फुल फॉर्म क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी का जीएफआर हम मेजर करते हैं कि किडनी कितना एफिशिएंटली सॉलिड पार्टिकल को ये फिल्टर करता है। मतलब किडनी के फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हम इनुलिन को यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हेट्रोपोलिसैकेराइड्स का। तो हेट्रोपोलिसैकेराइड्स क्या होगा, इसमें मोनोमर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। इसका एग्जांपल है हाइयालुरोनिक एसिड, कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, हेपरिन, बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है ये, एंटी कोएगुलेंट है, मतलब ये ब्लड को क्लॉट करने से रोकता है। हेमिसोलिडो जो प्लांट में पाया जाता है। तो ये हेट्रोपोलिसैकेराइड एक प्रकार का क्या है, आप कह सकते हो ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल रिजिडिटी देता है सेल को। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स की बात करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, यानी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ये। तो यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया, यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपका मोनोमर्स हो गया। तो बहुत सारे मोनोमर्स मिला देने से क्या बनेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियोटाइड किस किस चीज से मिलकर बना होता है। तो ये न्यूक्लियोटाइड आपका एटीपी होगा, टीटीपी, जीटीपी, सीटीपी, यूटीपी, ठीक इस तरीके का होता है। और आपका क्या बच गया, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन यूरिडिन साइटिन हो गया। अगर इसे कंपोजिशन देखें तो एक गिवन न्यूक्लियोटाइड में शुगर मॉलिक्यूल होता है। ये शुगर मॉलिक्यूल अगर राइबोज है तब इसको आरएनए कहेंगे, अगर 2 डीऑक्सी है तो इसको डीएनए कहेंगे। ठीक है, ये पेंटोज शुगर होता है, 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन का मिलकर बना होता है। ये मोनोसैकेराइड्स है। बेसेस इसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिडीन, साइटिडीन, यूरिडीन, ये 5 बेसेस होते हैं। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडीन और थाइमिडीन ये डीएनए में होता है, और एडेनिन, ग्वानिन, साइटिडीन, यूरिडीन आपका आरएनए में होता है। आरएनए में थाइमिन के बदले यूरासिल होता है। ठीक है, और फॉस्फेट होता है। देखिए कैसा दिखता है,
आपका न्यूक्लियोटाइड मैं एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ आपको कि हाउ इट लुक्स। ठीक है, यहाँ OH होगा और यहाँ भी हो जाएगा। इनके सब राइबोज, अगर इसको डीऑक्सी राइबोज बनाना है तो डीऑक्सी राइबोज ऐसे होता है, यहाँ बेस होगा, यहाँ OH होगा, यहाँ H होगा, यहाँ फॉस्फेट। आपने क्या देखा कि ये आपका एक, ये क्या है, RNA का है, ये DNA का न्यूक्लियोटाइड है। डीऑक्सी है यानी सेकंड पोजीशन पर ऑक्सीजन गायब है, इसलिए हमने क्या लिखा, 2 डीऑक्सी लिखा। ठीक है, यहाँ पर OH होता है सेकंड पोजीशन पर, ये हो गया RNA। ठीक है, तो फर्स्ट प्राइम कार्बन पर बेस होता है, फिफ्थ प्राइम कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है और सेकंड थर्ड पर OH ग्रुप होता है राइबोज में। डीऑक्सी राइबोज की बात करें तो फर्स्ट प्राइम पर बेस, फिफ्थ प्राइम पर फॉस्फेट, सेकंड पर ऑक्सीजन नहीं होता है और थर्ड पर OH ग्रुप होता है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड का सबसे जो फेमस स्ट्रक्चर लोगों ने स्टडी किया हुआ है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जो कि डबल हेलिक्स होता है। ये वाटसन साहब ने दिया था। तो ऐसे स्ट्रक्चर इसका होता है, एक हेलिक्स यहाँ होगा, दूसरा हेलिक्स यहाँ होगा, यहाँ एक बेस पे है, दूसरा बेस यहाँ। तो एडेनिन थाइमिन में 2, ग्वानिन एडेनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ 2 हाइड्रोजन। अब देखिए समझिए इसको। अब हम इसी डबल हेलिक्स का फीचर्स को समझते हैं। तो ये जो डबल हेलिक्स मैंने बनाया है, एक हेलिक्स यहाँ पर है, दूसरा हेलिक्स यहाँ पर है, तो ये एंटी पैरेलल होता है। अगर एक 5 से 3 में जा रहा है, दूसरा 3 से 5 डायरेक्शन में जाएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट हेलिक्स को 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में भेज दिया, तो दूसरा हेलिक्स क्या होगा, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में जाएगा। ये हो गया एंटी पैरेलल। हमेशा 5 से 3 ऐसे एरो देते हैं और इसको 5 से 3 में ऐसे एरो देते हैं, ये हो गया एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर बैकबोन की बात करें तो ये शुगर फॉस्फेट शुगर से मिलकर बना होता है। मतलब ये देखिए, ये देख रहा है ये हेलिक्स, इसी हेलिक्स में क्या होगा, शुगर होगा, फॉस्फेट होगा, शुगर होगा, इसका बैकबोन बना होता है। बेस की बात करें तो बेस इसमें परपेंडिकुलर होता है लॉन्ग एक्सिस से और ये इनवर्ड फेस करता है। देखिए देखिए, ये एडेनिन है ना, ये बेस अंदर की तरफ फेस कर रहा है, यहाँ साइडेडिन अंदर की तरफ बेस फेस कर रहा है। ये एडेनिन है जो बेस अंदर की तरफ फेस कर रहा है। देखेंगे ये जो एडेनिन है, ये इस एक्सिस से क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना कर चल रहा है ना, इसलिए कहा कि मैंने लॉन्ग एक्सिस से, क्या है ये लॉन्ग एक्सिस से, ये हमारा बेस 90 डिग्री का एंगल बना कर रखता है। ठीक है, दूसरा चीज देखेंगे कि एडेनिन थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, 2 बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, ग्वानिन साइडेडिन के साथ ये क्या करेगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, इससे इसको स्टेबिलिटी मिलती है। एक बात और ध्यान रखिएगा कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि प्यूरिन्स हमेशा पैरामिडिन के साथ पेयरिंग करता है, समझे। ये है वाटसन क्रिक पेयरिंग कहते हैं। ये पेयरिंग सबसे ज़्यादा स्टेबल देता है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रदान करता है DNA को। ये वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग होता है। प्यूरिन भी कर जाएगा, प्यूरिन भी हो सकता है, पैरामिडिन हो, लेकिन ये स्टेबिलिटी नहीं देता है, इससे स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी गड़बड़ा जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। ये जो पैरामीटर मैंने बताया फीचर्स, ये BDNA का फीचर्स है जो हमारे सेल में पाए जाते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाएंगे। आप जब हायर क्लास में जाएंगे और भी अलग प्रकार के DNA पढ़ेंगे, जैसे कि ADNA पढ़ेंगे, ZDNA पढ़ेंगे, CDNA पढ़ेंगे, ये सब हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी तत्काल इतना ही रखिए। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी डबल हेलिक्स का कुछ पैरामीटर्स को समझते हैं। इसके हम एक डायग्राम बना देते हैं, फिर समझाते हैं वो पैरामीटर। ये मैंने उसी डबल हेलिक्स का एक फुल टर्न लिया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक खत्म, एक फुल टर्न इसी हेलिक्स का मैंने लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। क्या कहते हैं, पिच इज द डिस्टेंस ऑफ 1 फुल टर्न ऑफ द हेलिक्स। इसका डिस्टेंस होता है 34 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, इस एक फुल टर्न में
1 फुल टर्न, और एक फुल टर्न में देखेंगे कितना बेस पेयर होता है, एक फुल टर्न में टोटल 10 बेस पेयर होता है। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसी को याद कीजिएगा। अगर आप अच्छे किताब पढ़ेंगे फॉरेन ऑथर की, उसमें बताता है 10 पॉइंट, उसमें क्या बताता है 10.5 बेस पेयर बताता है, बट एनसीईआरटी देता है 10 बेस पेयर, इसी को याद कीजिए। गवर्नमेंट हमारा यही डाटा यूज करेगा एनसीईआरटी का, ठीक है। ये तो 1 फुल टर्न में 10 बेस पेयर हो गया, पिच हो गया 34 एंगस्ट्रॉम। तो हम एक चीज आप हमें एक चीज बताइए, एक बेस पेयर यहाँ है, दूसरा यहाँ है, इसके एक बेस पेयर यहाँ है और दूसरा यहाँ है, इसके बीच की दूरी कितनी होगी, इसके बीच की दूरी हो जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। कैसे निकालिएगा, टोटल लेंथ डिवाइडेड बाई टोटल बेस पेयर जो इसके अंदर है, जब डिवाइड करें तो क्या होगा, हमें किसी दो बेस पेयर के बीच की दूरी निकल जाएगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये सारी बात ऊपर लिखा है, पढ़ के समझ जाइएगा। और हम डायमीटर की बात करें तो एक तो हेलिक्स यहाँ है, एक हेलिक्स और हम बनाते हैं, बन गया 2 हेलिक्स। अब दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी, दोनों हेलिक्स के बीच की दूरी को कहते हैं डायमीटर। ये है 20 एंगस्ट्रॉम दूरी होता है। याद रखिए, कभी कभी ना ये एंगस्ट्रॉम को ये नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि एंगस्ट्रॉम को नैनोमीटर में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे और सारे पैरामीटर को देख लें। एक पैरामीटर और बताता हूँ कि ये एक बेस पर यहाँ है, एक बेस पर ये यहाँ है। जैसे ये फोल्ड, जब ये फोल्ड होगा तो दूसरा बेस पहले बेस के रिस्पेक्ट में कितने डिग्री से घूमता है, वह है 36 डिग्री से। मतलब दूसरा बेस पहले बेस से 36 डिग्री से रोटेशन करेगा जैसे ही ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होता है। तो जो डेटा मैंने यहाँ बताया, सारा डेटा यहाँ लिखा है, पढ़ के आप समझ जाइएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि समझ पा रहे हैं आप। आगे हम बढ़ते हैं, अब देखते हैं नेचर ऑफ बॉन्ड। सबसे पहला बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि प्रोटीन में पाया जाता है। कैसे, ये देखिए, ये एक अमाइनो एसिड ले लीजिए आप, ठीक है। इस अमाइनो एसिड का COOH ग्रुप का ये OH ले लीजिए, ठीक। इस अमाइनो एसिड का NH2 ग्रुप का H ले लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो क्या बनेगा इससे, ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। वाटर बाहर निकला और ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया, CONH पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। आशा करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। अगर हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो ये एक मोनोमर है, यहाँ पर पहले रहा होगा H और OH रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर भी H रहा होगा और OH रहा होगा, ठीक है। तो ये OH और इसका H ले लीजिए, इसका OH और इसका H ले लीजिए, वाटर बन के निकल जाएगा, लास्ट में ऑक्सीजन यहाँ बच जाएगा, तो इसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। आशा करता हूँ समझ पा रहे हैं। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज आपका पॉलीसेकेराइड में पाया जाता है। तीसरा फॉस्फोडाइस्टर की बात करते हैं। यहाँ है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ है, ठीक है। कैसे बनेगा, ये हमने राइबोज शुगर है, ठीक है, इसके थर्ड पर OH ले लिया हमने। OH ग्रुप होता ही है थर्ड पर, यहाँ बेस और बांध हो गए, 1 2 3, यहाँ OH ले लेते हैं। और एडजेसेंट साइड पर यहाँ पर कहीं आप CH2O और यहाँ पर फॉस्फेट होगा, ठीक है। तो इसका OH यहाँ ले लीजिए, तो इसका H और इसका OH लेकर के यहाँ से पानी निकाल लीजिए, तो क्या बन गया। और आप देखेंगे तो ये O यहाँ, P यहाँ, फिर यहाँ O, H यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक फॉस्फेट है इसलिए कहा फॉस्फो, और 2 ऑक्सीजन है दोनों तरफ इसलिए कहा फॉस्फो डाइएस्टर। की डाइएस्टर की तरह दिखाई दे रहा है, फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड इसको कहते हैं। आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो आज लेक्चर को यहीं तक रखता हूँ, आगे और बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे ट्यून विथ माई यूट्यूब चैनल अपडेट। थैंक यू सो मच।